हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये हमारी जो एनईपी है, एनईपी के थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहली वीडियो में एनईपी के विज़न और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता किया था। उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी, सेकंड वीडियो बेस्ड थी कि क्या क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस आने वाले हैं स्कूलिंग के स्ट्रक्चर में, क्योंकि जो पहले हमारा 10+2 स्ट्रक्चर था अब वो कन्वर्ट होकर एज पर एनईपी 5+3+3+4 हो गया है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए हमें अपने जो स्कूल करिकुलम और पेडागोजी है उसमें भी चेंजेस लाने होंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा फोकस रहने वाला है कि स्कूल करिकुलम और पेडागोजी में क्या क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं इस एनईपी के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द करिकुलर एंड द पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एजुकेशन विल बी reconfigured. Now, why it should be reconfigured? Because the schooling pattern design has been changed from 10+2 to 5+3+3+4. याद रखिएगा इस बारे में। उसके बारे में why the reconfiguration is to make it more responsive and relevant to the development needs and interest of the learners at different stages of their development. Now, these different stages of development are clearly mentioned in this structure. ये वेरी अर्ली स्टेज है, ये हमारे पास प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडल स्टेज है एंड फिर सेकेंडरी स्टेज है। इसमें सीनियर सेकेंडरी स्टेज नहीं है हमारे पास, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ, बिकॉज द चाइल्ड विल हैव डिफरेंट लर्निंग नीड्स एंड इंटरेस्ट व्हेन दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8, जो हमारे पहले 5 साल कवर करेगा, देन 8 to 11 ईयर्स, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर्स। ठीक है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल स्टेज एंड दिस इज द सेकेंडरी स्टेज। Now what it says, the foundational stage in 2 parts. ठीक है, सबसे पहले पार्ट में 3 years ऑफ आंगनवाड़ी इन द प्री स्कूल्स, ठीक है, जिसमें हम बाल वाटिका को भी ऐड करते हैं। नाउ 2 years इन द प्राइमरी स्कूल्स इन द ग्रेड 1 and 2, देन प्रीपरेटरी स्टेज दैट इज क्लास 3 and 5 कवरिंग अप द एज ग्रुप ऑफ 8 to 11। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस स्टेज में कौन कौन सी एज ग्रुप हमारी कवर होती हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। Then the middle stage, that grade 6 and 8 covering the age group of 11 to 14 years. Then the secondary stage, right now we say ना senior secondary schools, तो इसमें senior secondary का कॉन्सेप्ट नहीं है। The secondary stage will have 2 phases. फर्स्ट फेज में क्या होगा, हमारे पास 9th and 10th क्लास होगी, और जो है सेकेंड फेज में हमारे पास 11 and 12th क्लास होगी। द सेकेंडरी स्टेज विल कवर द स्टूडेंट्स ऑफ एज 14 to 18 years. नाउ, अब इनके लिए जो करिकुलर डिज़ाइन होगा उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मतलब एनईपी क्या कहना चाह रही है कि करिकुलर में क्या क्या चीज़ों के ऊपर हमें एम्फेसिस देना है। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज फाउंडेशनल स्टेज विल कंसिस्ट 5 years ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल, जिसमें प्री प्राइमरी है जिसको हम बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, ठीक है, और प्री प्राइमरी के नाम से जानते हैं, बाल वाटिका 1 and 2 भी कहा जा रहा है इसे। देन द प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक नहीं होंगी, इसके अंदर क्या होगा, प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। देन द प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, तीसरी से 5वीं तक की, विल कंप्रोमाइज 3 years ऑफ एजुकेशन बिल्डिंग ऑन प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगिकल एंड करिकुलर स्टाइल ऑफ फाउंडेशनल स्टेज। देखो, प्ले एक्टिविटी बेस्ड जो है हमारे पास फाउंडेशनल स्टेज में भी था, लेकिन प्रिपरेटरी स्टेज में अब इसके अंदर डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों को और ऐड कर दिया गया है। मतलब नाउ द चाइल्ड हैज़ बिकम मोर क्यूरोसिटिव अबाउट नोइंग द थिंग्स। ठीक है, नाउ विल ऑल्सो बिगिन टू इनकॉर्पोरेट सम लाइट टेक्स्ट बुक। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पहली बार हमारे पास टेक्स्ट बुक आ रही हैं वो कहाँ आ रही हैं, हमारे पास प्रीपरेटरी स्टेज में। किस में आ रही हैं, प्रीपरेटरी स्टेज में, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्लास 1-2 तक कोई भी बुक्स नहीं है, टेक्स्ट बुक्स नहीं है हमारे पास। इसके बाद now the light textbook as well as aspect of more formal but interactive classroom learning. ठीक है, now अब होगा क्या, द मिडल स्टेज विल कंप्राइज 3 years ऑफ एजुकेशन। देखो, सबसे पहले हमने फाउंडेशनल की बात की, फिर हमने प्रीपरेटरी की बात की, अब हम बात करें मिडल स्टेज की। 3 years ऑफ एजुकेशन बिल्डिंग ऑन पेडागोगिकल एंड करिकुलर स्टाइल्स ऑफ प्रीपरेटरी स्टेज, ये उसी का फॉलो अप कर रही है, उसी को फॉलो करेगी प्रीपरेटरी स्टेज को ही, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स। नाउ ध्यान रखना, सब्जेक्ट टीचर्स कब आए हैं हमारे पास, 6 to 8th क्लास में सब्जेक्ट टीचर्स, उससे पहले जनरल टीचर्स हैं हमारे पास। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
सब्जेक्ट टीचर फॉर लर्निंग एंड डिस्कशन ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इन ईच सब्जेक्ट। अब देखो, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे पास कब आएंगी, हमारे पास किस स्टेज में आ रही है, मिडल स्टेज में। किस स्टेज में आ रही है, मिडल स्टेज में। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी देयर कि जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं दे कैन बी ओनली इन द मिडल स्टेज। ठीक है, मिडल स्टेज ओनवर्ड्स हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के को डील करेंगे। ठीक है, abstract concepts in each subject that the students will be ready for at this stage across the sciences, mathematics, arts, social science and humanities. ठीक है, now each subject will consist experiential learning within each subject. ठीक है, नाउ मिडिल स्टेज में ही बच्चे क्या करेंगे, देर विल बी द एक्सप्लोरेशंस ऑफ रिलेशंस अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कि भाई कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर कहीं डैम बन रहा है तो वो कैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कैसे वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, कैसे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ द सेकेंडरी स्टेज विल कंप्राइज 4 years ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज। नाउ इट इज सेइंग मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, बिल्डिंग ऑन द सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्टाइल ऑफ द मिडिल स्टेज। अभी मिडिल स्टेज को ही आगे फॉरवर्ड करेगा, बट विथ ग्रेटर डेप्थ, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, ग्रेटर अटेंशन टू लाइफ एस्पिरेशंस। नाउ सी, now the greater critical thinking is coming in the what, secondary stage. Now life aspirations are being added at the secondary stage itself. Then you can say the greater flexibility and the student choice of subjects. यहाँ आके उसे choice of subjects मिल रहा है बच्चे को। ठीक है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट भी बड़ी लिमिटेड उसमें नहीं रहेगा कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर उसको कैटेगराइजेशन है। द स्टूडेंट में हैव इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, हो सकता है वो साइंस के साथ कोई और सब्जेक्ट भी आपका ऐड कर ले। देन उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आएगा, जो बीच में हमने हाईलाइटेड नहीं किया, इसको आप एक बस गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि इसमें रिपीटेशन है ना। व्हाट इट सेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। देखो, जब हमने इसका विज़न और मिशन किया था, विज़न और मिशन ऑफ एनईपी किया था, तो उसमें सबसे पहले निकल कर आया था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। ठीक है, जो हमारी किस में, फर्स्ट वीडियो में कवर्ड है। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स वो हमारी फर्स्ट वीडियो में कवर्ड है, इसके सारे विजन एंड मिशंस। नाउ द की ओवरऑल थ्रस्ट ऑफ द करिकुलम एंड पेडागोजी रिफॉर्म्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस विल बी टू मूव द एजुकेशन सिस्टम टुवर्ड्स रियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब तक हम केवल फैक्ट्स को याद कर रहे थे। ठीक है, बट NEP is going to give more emphasis on the real understanding of the subjects towards learning how to learn. Again, see, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बिकॉज NEP is not saying that you learn, but NEP says that the student must be able to learn himself or herself. कि बच्चे को ये आना चाहिए कि उसे सीखना कैसे है। अब तक क्या फोकस था कि सिखाना है या सीखना क्या है, नाउ कैसे सीखना है इज द फोकस। Now, and away from culture of rote learning as is largely present today. The government is itself acknowledging कि rote learning is present. तो अगर हम उसको क्रिटिकल थिंकिंग और मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स और समेटिव की जगह फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हम देंगे। ठीक है, उसके बाद वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस रहेगी और रियल लाइफ एस्पिरेशन से उसे लिंक करेंगे, तो जो बच्चा है वो रोट लर्निंग की जगह उस चीज़ों को सीखने पे ध्यान देगा कि हमें सीखना कैसे है। द एम ऑफ द एजुकेशन विल नॉट ओनली बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो, हमारे पास बेसिकली 3 डोमेन्स है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, जिसको कि हम सिंपली 3 H में करते हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड्स। ठीक है, कॉग्निटिव, हेड दिमाग के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, हार्ट अफेक्टिव, ठीक है, इमोशंस और वैल्यूज़ के बारे में बात करता है, एंड हैंड्स आपके साइकोमोटर डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। तो हमारे 3 बेसिक डोमेन्स हैं। तो हो सकता है पहले जो स्ट्रेस रहा हो केवल हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे रहा हो, बट NEP सेज कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ध्यान तो देना है, बट ऑल्सो बिल्डिंग कैरेक्टर एंड क्रिएटिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स इक्विप्ड विद 21st century स्किल्स। नाउ अब जो ये वर्ड आया है 21st century स्किल्स, व्हाट इट कवर्स, इसके अंदर हमें IT नॉलेज, टीम वर्क, कोलैबोरेटिव वर्क, ठीक है, इमोशंस, एम्पैथी, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी 21st century स्किल्स हैं जो हमें आनी चाहिए। एक बच्चा हम उसके लायक बना दें कि वो 21st century स्किल्स से इक्विप्ड हो जाए। देन
All aspects of the curriculum and pedagogy will be reoriented, revamped to attain these critical goals. ये सारे ऊपर जो हमने लिखे थे critical goals हैं, इनको अचीव करना है किससे? करिकुलम से और पेडागोजी से. स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज अक्रॉस डोमेन्स विल बी आइडेंटिफाइड फॉर इंटीग्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन. नाउ ये आइडेंटिफाई और इंटीग्रेशन इनकॉर्पोरेशन का टाइम किसको दी है जिम्मेदारी? एनसीईआरटी को. किसको दी गई है? एनसीईआरटी को. एट ईच स्टेज ऑफ लर्निंग फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर एजुकेशन अक्रॉस ऑल डोमेन्स, मतलब वही 3 डोमेन्स हैं हमारे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन्स एंड साइकोमोटर डोमेन्स. यहाँ जो लिखा हुआ है डोमेन्स, इसका मतलब यही है, कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स एंड साइकोमोटर डोमेन्स. नाउ और ये करेगा कौन? एनसीईआरटी करेगा. करिकुलम फ्रेमवर्क एंड द ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म विल बी डेवलप्ड एंड फॉर ensuring that these skills and the values are imbibed, उनके अंदर निहित हों, through the engaging process of teaching and learning. Now the teaching and learning both have to be more engaging. Then what is the very much emphasis कि जब हमने NEP का विज़न किया था कि भाई हमें करिकुलम के कंटेंट को रिड्यूस करना है, लेकिन जो एसेंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग है उसे बढ़ाना है. ये केवल कब हो सकता है? देखो आपके पास बहुत सारा कंटेंट है तो आप शायद उसे याद करने में लग जाओगे, लेकिन आपके पास कंटेंट कम है. नाउ यू विल एक्सप्लोर मोर, नाउ यू विल एक्सप्लोर मोर. दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस NEP. नाउ व्हाट इट सेज, करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस टू ईच सब्जेक्ट टू कोर एसेंशियल्स. भाई हम बच्चे को हर सब्जेक्ट में केवल बेसिक्स दिखाएंगे, बेसिक्स सिखाएंगे, ठीक है, बेसिक कंटेंट होगा उसके पास. क्यों? सो दैट इट मेक स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, मोर होलिस्टिक एंड इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड लर्निंग. आपने बहुत सारा देखा होगा कि जो क्लासरूम्स होते हैं उनका कई बार डिज़ाइन चेंज किया जाता है कि 4-4, 5-5 बच्चों को ग्रुप में बैठाया जाता है और एक छोटा सा टॉपिक उन्हें दिया जाता है और उसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, वो इंक्वायर करते हैं, ठीक है, क्रिटिकली थिंकिंग होती है. I have already seen this happening in many of the CM Shri schools, erstwhile School of Excellences. The mandated content will focus on key concepts, ideas, applications and problem solving. ठीक है, जो कंटेंट होगा ना, जो बेयर मिनिमम कंटेंट होगा, जो कोर असेंशियल्स होगा, ठीक है, केवल जो असेंशियल कंटेंट है वो देंगे सो दैट कि टीचर के पास और बच्चे के पास क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड लर्निंग का टाइम निकले. नाउ इसी से हम आगे चलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में. इन ऑल स्टेजेस द एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी अडॉप्टेड. मतलब बच्चा सीखेगा करके, बच्चा करके सीखेगा. हमने कोई उसे फैक्ट दिए, हमने उसे कुछ सिखा दिया, वो नहीं, बच्चा खुद से करेगा एंड सीखेगा. इंक्लूडिंग हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन. देखो अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम बच्चे को हैंड्स ऑन कराते हैं, ठीक है, वो सीखता है. अगर बच्चे को हम कोई आर्ट वर्क दे देते हैं, कोई क्राफ्ट वर्क दे देते हैं तो बच्चा जब उस काम को कर रहा होता है तो उसके बारे में सीखता है. खेल से भी वो बहुत सारे लर्निंग सीखता है, जैसे टीम स्पिरिट हो गई, डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चा जो है गेम से सीखता है. नाउ स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी अमंग अदर्स एज द स्टैंडर्ड पेडागोजी विद इन ईच सब्जेक्ट. अब देखो 3-4 पेडागोजीज उन्होंने बेसिकली की हैं. सबसे पहला तो लर्निंग बाय डूइंग, देन आर्ट इंटीग्रेशन, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, स्टोरी टेलिंग बेस्ड. स्टोरी टेलिंग मैथड इज़ अ वेरी यूजफुल मैथड बिकॉज जो बच्चा है वो अपने आप को उससे कनेक्ट करता है, ठीक है. नाउ ईच सब्जेक्ट विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशंस अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अब NEP व्हाट एक्सपेक्ट्स कि भाई जो भी हमारा करिकुलम बनेगा उसमें केवल कोई भी सब्जेक्ट आइसोलेशन में नहीं होगा, उस सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से डेफिनेटली लिंक होगा. जैसे जब हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाते हैं तो जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से बायोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी पे, दैट इज़ एन एस्पेक्ट. इकोनॉमिकल क्या पड़ रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट भी कवर होना चाहिए, ठीक है. नाउ the classroom transactions, how the teacher are transacting the curriculum, will shift towards competency based learning and education. We are making the child competent. और ये competent किस लिए बना रहे हैं हम? The basic objective is how to learn. Competency based बना रहे हैं, बट उसमें कौन सी competency सबसे important है? How to learn की. The assessment tools will also be aligned. कि भाई जैसे जैसे हम देखेंगे तो असेसमेंट जो टूल्स हैं उसको भी तो हमें अलाइन करना होगा, क्योंकि जब तक हम असेसमेंट टूल्स को अलाइन नहीं करेंगे देयर विल बी नो यूज़ ऑफ दिस, देयर विल बी नो यूज़ ऑफ दिस, ठीक है. नाउ
असेसमेंट जो है वो लर्निंग आउटकम्स, कैपेबिलिटीज़, डिस्पोजिशंस, बिलीव्स, जो भी हम उसके मतलब बिलीव करके जिन जो टारगेटेड हैं, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स, कैपेबिलिटीज़, डिस्पोजिशंस एज स्पेसिफाइड फॉर ईच सब्जेक्ट इन द गिवन क्लास। अब आप देखोगे अगर आपको देखना है तो एनसीईआरटी जो है अब वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी देती है, लर्निंग आउटकम्स भी देती है, ठीक है। तो और किन कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे बच्चे के अंदर जब हम वो ट्रांजैक्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर करिकुलम, तो बच्चे के अंदर किन कैपेबिलिटीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसके बेसिस पर असेसमेंट टूल्स को भी रीडिज़ाइन किया जाएगा। देन art integration is a cross curricular pedagogical approach that utilizes various aspects and forms of art and culture as the basis for learning of the concept across subject। ठीक है, आर्ट्स जो है जैसे हम कहते थे ना पहले स्टीम, पहले स्टेम कहते थे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, अब वो स्टीम बन गया है क्योंकि आर्ट इंटीग्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा इस बात का। एज अ पार्ट ऑफ द थ्रस्ट ऑन द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, art integrated education will be embedded in the classroom transactions not only for creating joyful classrooms। now art integration से देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या क्रिएट हो रहा है, द क्लासरूम्स आर गेटिंग joyful, then but also for imbibing the Indian ethos through the integration of Indian arts। जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, इंडियन ethos है, वो दोनों ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। किससे? आर्ट इंटीग्रेशन से, क्योंकि जब हम इंडियन आर्ट्स को उसमें क्लासरूम अप्रोचेज़ में, पेडागोजिकल अप्रोचेज़ में इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली वो क्लासरूम को जॉयफुल तो बनाएंगी ही बनाएंगी, बट उसके साथ साथ वो इंडियन वैल्यूज़ और ईथोस का भी इंटीग्रेशन होगा उसमें। एंड कल्चर इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एट एवरी लेवल, ठीक है। नाउ sports integration is another cross curricular pedagogical approach that utilizes physical activities including इंडिजिनस स्पोर्ट्स। अब आप देखोगे गिल्ली डंडा हो गया या कबड्डी हो गई, ठीक है, खो खो हो गया, ठीक है, दीज आर द इंक्लूडिंग इंडिजिनियस स्पोर्ट्स। देन what it says, the sport integration is another cross curricular pedagogical approach that utilizes physical activities, indigenous sports in the pedagogical practice to help developing skills। अब स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन से हमारे पास कौन कौन सी जो है स्किल्स डेवलप हो रही हैं। देन कोलैबोरेशन बिकॉज इट इज़ अ टीम वर्क, सेल्फ इनिशिएटिव बिकॉज जब आप डिसीजन लोगे और अपने आप से इनिशिएट करोगे, सेल्फ डायरेक्शन को रिलेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कैप्टन और जो भी आपको दिया जा रहा है, सिटीजनशिप, ठीक है। नाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम, यू जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है आप उसे छोड़कर एक टीम का पार्ट बन जाते हो। देन स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग विल बी अंडरटेकन इन द क्लासरूम ट्रांजेक्शन टू हेल्प स्टूडेंट्स अडॉप्ट फिटनेस एज अ लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड, ठीक है। जब बच्चा खेल में जो इंटरेस्टेड होता है ना वो अपनी फिटनेस के लिए बड़ा जागरूक हो जाता है। टू अचीव द रिलेटेड लाइफ स्किल्स अलॉन्ग विद द लेवल ऑफ फिटनेस एज इंसेविस्ड इन फिट इंडिया मूवमेंट। तो जो स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड है दैट इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद द फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। देन empower the students through flexibility in course choices। what it says, students will be given increased flexibility and choice of subjects। जैसे बताया कि जो NEP में पहले बताया था there will be no hard separation between science arts streams, curricular and co-curricular activities and sports and vocational subjects, so all will have the equal importance, ठीक। now students will be given increased flexibility and choice of subjects to study पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी, मतलब 9 से जो 12th की हमारी स्टेज होगी वहाँ बच्चों को चॉइसेस बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। फॉर एग्जांपल कि उनको फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट मिलेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट मिलेगा, वोकेशनल स्किल्स मिलेंगी, सो दैट दे कैन डिज़ाइन देयर ओन पाथ ऑफ स्टडीज एंड लाइफ प्लान्स। भाई वो जिस भी लाइफ के जिस डोमेन में जाना चाहे उसके लिए वो सब्जेक्ट अवेलेबल होगा। देयर विल नॉट बी एनी हार्ड सेपरेशन करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर among arts, humanities and science between vocational and academic streams। आप देखोगे जो आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट बन गया है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस NEP, ठीक है। नाउ ईच ऑफ द 4 stages of the school education in accordance with what may be possible in different regions may consider moving towards a semester or any other system that allows the inclusion of shorter modules or courses that are taught on alternative days। नाउ हो सकता है कि आने वाले पार्ट में जो है जो हमारा असेसमेंट सिस्टम है या जो हमारा टर्म्स हैं, एकेडमिक टर्म्स हैं, वो हमारी सेमेस्टर में भी कन्वर्ट हो जाए, ताकि शॉर्ट
मॉड्यूल्स प्रिपेयर किए जा सकें, शॉर्टर ड्यूरेशन के मॉड्यूल्स, एंड अदर सिस्टम दैट अलाउज द इंक्लूजन ऑफ शॉर्टर मॉड्यूल्स इन कोर्स दैट आर टॉट ऑन अल्टरनेटिव डेज। क्यों क्यों करना ज़रूरी है ये? इन ऑर्डर टू अलाउ एन एक्सपोजर टू मोर सब्जेक्ट्स एंड एनेबल ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि जब हम जैसे कि आजकल आप देखोगे DU में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं सेमेस्टर वाइज। सैक वैक के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसी थीम के ऊपर लेकर आए गए हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले। नाउ द हॉट टॉपिक ऑफ द टाइम्स, मल्टीलिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी आ रही है अब उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ वेल अंडरस्टूड दैट यंग चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रैप्स नॉन ट्रिवियल कॉन्सेप्ट मोर क्विकली इन देयर होम लैंग्वेज। नॉन ट्रिवियल मतलब विच इज़ नॉट दैट मच ईजी, बहुत ज़्यादा जो आसान नहीं है। जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग में नॉन ट्रिवियल चीज़ों को जो इतनी आसान नहीं है उनको बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाता है। अब व्हाट इज़ द होम लैंग्वेज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ द सेम लैंग्वेज एज द मदर टंग और व्हाट इज़ स्पोकन बाय द लोकल कम्युनिटी। ठीक है, हो सकता है होम लैंग्वेज में उसकी मदर टंग दूसरी हो, लेकिन हो सकता है उसकी कम्युनिटी में वो लैंग्वेज बोली जा रही हो, दैट विल बी टर्म्ड एज होम लैंग्वेज। However, at times, multilingual families, there can be home language spoken by the other family members, which may sometimes be different from the mother tongue or local language. ठीक है, जब मल्टीलिंगुअल फैमिलीज़ होती हैं तो हो सकता है घर के अंदर उसको उस फैमिली मेम्बर्स ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हों जो कि उसकी मदर टंग नहीं है और लोकल लैंग्वेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ पंजाबी मैरिड टू अ राजस्थानी and in the other part some other brother Rajasthani brother is married to a मेघालय गर्ल। ठीक है, अब वो हैं तो फैमिली राजस्थान की, तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो राजस्थानी होगी, लेकिन उनकी फैमिली में हो सकता है पंजाबी और मेघाली भी बोली जा रही हो। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो होम लैंग्वेज मे बी डिफरेंट फ्रॉम द दिस मदर टंग, बट यहाँ ये कहना चाह रहा है NEP, वेन एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5। ये तो डायरेक्टिव्स हैं कि ग्रेड 5 तक तो मदर टंग हो ही, बट प्रिफरेबली टिल द ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड। ठीक है, प्रेफरेंस किसको दी गई है कि 8वीं तक मदर टंग हो, उसके बाद भी मदर टंग में पढ़ाई हो सकती है, बट 5th तक तो ये होगी ही होगी। नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट स्कूल्स। अब ये इंटरव्यू में आ सकता है 3 लैंग्वेज पॉलिसी का कि प्राइवेट स्कूल्स जो अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे, सो वाई यू थिंक दैट इट शुड बी अडॉप्टेड बाय बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, जब हम इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको देंगे। इन केसेस वेयर द होम लैंग्वेज मदर टंग टेक्स्ट बुक मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, द लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट स्टिल रिमेन द होम लैंग्वेज। बहुत बार ऐसा होगा कि होम लैंग्वेज में आपके पास टेक्स्ट बुक या स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ जो टीचर ट्रांजैक्ट करेगा वो जो ट्रांजैक्शन है दैट मस्ट बी इन द होम लैंग्वेज। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। नाउ व्हाट इट सेज, एज रिसर्च क्लियरली शोज दैट चिल्ड्रन पिक अप लैंग्वेजेस एक्सट्रीमली क्विकली बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 8। नाउ अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन कि जो बच्चा है वो 2 से 8 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा जो है लैंग्वेजेस को पिकअप करता है, एंड दैट द मल्टीलिंग्विज्म हैज़ ग्रेट कोग्निटिव बेनिफिट्स। क्योंकि जब मल्टीलिंगुअल बच्चे होते हैं उनका जो दिमागी विकास होता है बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है अगर मल्टीलिंग्विज्म बच्चा फेस कर रहा है, फेस मतलब उस सिनेरियो में है और उसको अडॉप्ट कर रहा है। टू यंग स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन विल बी एक्सपोर्ड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस अर्ली ऑन, बट अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द मदर टंग। लेकिन सबसे पहले वो क्या सीखेगा? मदर टंग। फाउंडेशनल स्टेज से ही मदर टंग और मल्टीलिंग्विज्म के बारे में बच्चे को सिखाया जाएगा। ठीक है, नाउ all languages will be taught in an enjoyable and interactive style with a plenty of interactive conversations and with early reading and subsequently writing in mother tongue in early years। सबसे पहले वो किस में रीडिंग और राइटिंग सीखेगा? मदर टंग में। with the skills developed for reading and writing in other languages in grade 3 and beyond। now अगेन दिस इज़ अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन कि जो दूसरी लैंग्वेज में है वो लिखना और पढ़ना किस लैंग्वेज तक किस में स्टार्ट करेगा? दैट इज़ 3rd। ठीक है, विद द स्किल्स डेवलप फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इन द अदर लैंग्वेजेस इन ग्रेड 3। ग्रेड 3 से जो अदर लैंग्वेजेस स्टार्ट होंगी उसकी। ठीक है, नाउ ये फैक्ट है कि
अगर किसी स्टेट में जो है वो सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स नहीं है तो दूसरे स्टेट से कोलैबोरेशन करके, टाई अप करके वहाँ अपनी स्टेट में टीचर्स का जो है एक्सचेंज कर सकता है. नाउ however there will be a greater flexibility in थ्री लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट हो रहा है. एंड नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट. किसी लैंग्वेज का कोई इम्पोजिशन नहीं है कहीं भी. द थ्री लैंग्वेजेस लर्न बाय द चिल्ड्रन विल बी द चॉइस ऑफ द स्टेट, रीजन एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टूडेंट्स की चॉइस होगी. सो लॉन्ग एज एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस आर नेटिव टू इंडिया. दो लैंग्वेजेस नेटिव होंगी और इसमें संस्कृत को जो है इंडियन नेटिव लैंग्वेज लिया गया है. ठीक है. इन पर्टिकुलर द स्टूडेंट्स who wish to change one or more language of the three languages, they may do so in grade 6 and 7. तो बच्चे के पास चॉइस है कि वो ग्रेड 6 और 7 में आके जो हैं वो लैंग्वेजेस की जो चॉइस है उसको चेंज कर सकता है. इसमें क्या होगा कि जो बेसिक प्रोफिशिएंसी वो तीनों लैंग्वेजेस में होगी, लेकिन किसी एक इंडियन लैंग्वेज में लिटरेचर लेवल की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एट द एंड ऑफ सेकेंडरी, 12th पास करते करते. ठीक है. नाउ एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री विल पार्टिसिपेट. अब इस मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? दस एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री विल पार्टिसिपेट इन अ फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी बेस्ड द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया समटाइम्स इन ग्रेड 6 to 8. जैसे अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव. एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव में 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो एक प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मल्टीलिंग्विज्म. स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट रिमार्केबल यूनिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस. अब देखो इसका जो ऑब्जेक्टिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत का क्या है कि जो बच्चा है वो जब डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखेगा तो वो देखेगा कि उनके अंदर कॉमन फोनेटिक्स क्या हैं, साइंटिफिकली अरेंज्ड अल्फ़ाबेट का क्या सीक्वेंस है दोनों लैंग्वेजेस में, उनकी स्क्रिप्ट कैसी है, देयर कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है कि दोनों का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है. देयर ओरिजिन एंड सोर्सेज ऑफ वोकेबलरीज फ्रॉम संस्कृत, कि दोनों ने संस्कृत से कौन कौन से शब्द लिए हैं. एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस. संस्कृत और दूसरी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं दोनों लैंग्वेजेस ने उनसे क्या क्या चीज़ें ली हैं. एज वेल एज देयर रिच इंटर इन्फ्लुएंसेस एंड डिफरेंसेस, कि उन दोनों भाषाओं में, ठीक है, जैसे सिक्किम की भाषा का आया था तो सिक्किम की जो भाषा थी और जो हिंदी भाषा थी उनके अंदर क्या डिफरेंस है, फोनेटिक कैसे हैं, क्या किसी एक वर्ड को या एक फ्रेज को दोनों भाषा सेम बोलती हैं नहीं बोलती हैं. ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड. नाउ द इम्पोर्टेंस, रिलीवेंस एंड द ब्यूटी ऑफ द क्लासिक लैंग्वेज एंड द लिटरेचर ऑफ इंडिया ऑल्सो कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. वो कह रहा है जी आप मॉडर्न लैंग्वेजेस सीखो बट द क्लासिकल जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं और लिटरेचर है दैट मस्ट बी रेस्पेक्टेड. Sanskrit, while also an important modern language, mentioned in the 8th schedule of the Constitution. ध्यान रखना लैंग्वेजेस कहाँ हैं? 8th शेड्यूल में है. Possesses a classical literature that is greater than the volume of the Latin and Greek put together. मतलब संस्कृत का जो लिटरेचर वो इतना है कि लैटिन और ग्रीक आप दोनों लिटरेचर को इकट्ठा कर दो तो भी संस्कृत का जो लिटरेचर बड़ा है. Containing vast treasures of mathematics, philosophy, grammar, music, politics, medicine, architecture, metallurgy, ड्रामा, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग एंड मोर. और इन सबको कमेंट क्या कहते हैं? संस्कृत नॉलेज सिस्टम. कि संस्कृत के अंदर जो हमारा लिटरेचर है दैट इज़ रिलेटेड विद आर्किटेक्ट है, मेडिसिन है, पॉलिटिक्स है, म्यूजिक है, ठीक है, दैट इज़ कम्बाइंड टू कॉल्ड एज संस्कृत नॉलेज सिस्टम. दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. संस्कृत विल बी दस ऑफर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द स्कूल and higher education as an important enriching option for students, including an option in the three language formula. संस्कृत भी जो है 3 लैंग्वेज में एक दिया जाएगा. ठीक है. संस्कृत नॉलेज सिस्टम का यूज़ किया जाएगा. नाउ संस्कृत टेक्स्ट बुक एट द फाउंडेशनल स्टेज एंड द मिडल लेवल मे बी रिटन इन सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत टू टीच संस्कृत थ्रू संस्कृत. मतलब फाउंडेशनल, यहाँ फिर एक क्वेश्चन बन रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट कि जो संस्कृत पढ़ानी है वो कैसे पढ़ानी है. जो संस्कृत की टेक्स्ट बुक होंगी फाउंडेशनल और मिडिल स्कूल तक वो किस लेवल पे होंगी? संस्कृत थ्रू संस्कृत, संस्कृत थ्रू संस्कृत. ठीक है. जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनको भी उतना ही रेस्पेक्ट दिया गया. संस्कृत है, पाली है, लिटरेचर है, इन सब के बारे में दिया गया है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टीचिंग ऑफ ऑल लैंग्वेजेस विल बी एनहेंस्ड थ्रू द इनोवेटिव एंड एक्सपेरिंशियल मैथड्स इंक्लूडिंग गेमिफिकेशन एंड ऐप्स. इन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए या अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए जो है गेमिफिकेशन एंड ऐप्स, गेम्स बनाए जाएंगे किसके ऊपर? लैंग्वेजेस के ऊपर बेस्ड. ऐप्स डेवलप किए जाएंगे जो कि बच्चे को लैंग्वेज सिखा पाएंगे. ठीक है. नाउ
द टीचिंग ऑफ द लैंग्वेज विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जब बच्चा गेम्स खेलेगा या गेम्स के थ्रू या ऐप्स के थ्रू लैंग्वेज को सीखेगा तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो खुद से एक्सपीरियंस करके सीख रहा है। सो दैट विल बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागोजी। इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस कंट्री, ठीक है, एंड नेशनल एंड द स्टेट करिकुलम मटेरियल्स डेवलप्ड फॉर यूज बाय द स्टूडेंट्स एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस कंट्री, ऑल द स्टेट्स विल हैव द सेम साइन लैंग्वेजेस, बट in case certain local area have their own sign languages, they will be respected and taught as well where possible and relevant, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर लोकल साइन लैंग्वेजेस है तो उनको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया जाएगा, एक स्टैंडर्ड इंडियन साइन लैंग्वेज होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, जो लोकल साइन लैंग्वेजेस दे विल ऑल बी रेस्पेक्टेड। सो आज इतना ही है 26 तारीख तक का। कल सुबह एक वीडियो और आएगी। अब जितना हम ये करा पाएंगे यहाँ तक 4.22 तक, इसका हम एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर करेंगे। मॉक टेस्ट की हम PDF आपको शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, जिसे आप सॉल्व करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो ऐप है वो लाइव नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार लाइव बनने के बाद आपका जो यूज़र नेम आएगा उसके अंदर आपकी सारी प्रोग्रेस और सब चीज़ें उसमें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी। तो प्लीज़ इस मॉक टेस्ट को आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। कल मॉर्निंग में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी टीम आपके लिए एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर देगी 20 क्वेश्चंस का, ठीक है। उसमें हम अभी नेगेटिव मार्किंग को नहीं देंगे, सिर्फ हम उसको पॉजिटिव मार्किंग्स पे ही रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, ठीक है। बट लेटर ऑन हम रियलिस्टिक मॉक टेस्ट तैयार करेंगे, और वो भी जो है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज हम मॉक टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, और एट द एंड हम आपको 5 मॉक टेस्ट पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 5 मॉक टेस्ट करा पाएँ बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई है बढ़िया एजुकेटर है जो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है और टीचर फ्रेटर्निटी के लिए कुछ करना चाहता है, तो प्लीज़ वो हमें ग्रुप पे डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर सकता है कि सर आई वांट टू शेयर माय कंटेंट and my ideas and my videos on your channel and your app. He or she is most welcome. We will provide all the support, ठीक है। इट इज़ नॉट सो कि आइसोलेशन में हम कुछ कर रहे हैं, इट इज़ कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, आप भी एग्ज़ाम देंगे, हम सब साथी एक साथ एग्ज़ाम देंगे, बट इट इज़ नॉट सो कि कुछ छिपाने की बातें हैं कंटेंट वगैरह की, क्योंकि जितना हम एक दूसरे के साथ देकर पढ़ाई करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है साथियों। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे मॉक टेस्ट ज़रूर शेयर करेंगे, और इनका जो भी हमारे पास ये हाईलाइटेड टेक्स्ट्स हैं, इन हाईलाइटेड टेक्स्ट को भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, सो दैट कि आपको एक इस NEP की समरी मिल जाए। बट जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको समरी PDF तब शेयर कर पाऊँगा, उससे पहले मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी ये प्रिपरेशन स्टेज में है। आई होप अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हों और आपको लगता है कि हाँ वर्थ है इन वीडियोज़ की, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, और जो भी साथी हैं हमारे उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी ऐप पर हैफ्टी फ़ीस पे करने के लिए, क्योंकि आई एम श्योर कि हमने देखा है कि कुछ ऐप्स अप टू 50,000 तक चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। बट वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, हम यहाँ प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं हैं, वी आर फॉर अ कॉज। और जो भी हमारे पास जो भी पैसा होगा या जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन ओनली। Thank you teachers for your patient listening and your valuable time. Thanks a lot.